अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं गॉस के नियम व उसके अनुप्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड की परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर आपको इसमें से मिलेगा, गॉस के नियम या उसके अनुप्रयोग में से। तो गॉस के नियम उसके अनुप्रयोग सीखने के पहले हमें कुछ चीज मालूम होनी चाहिए, पहले उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सदिश क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर। क्या आता है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर whose direction is perpendicular to the direction perpendicular outward to this area। तो माना हमारे पास एक एरिया है, ये हमने बनाया है S, इसमें हमने एरिया एलिमेंट लिया है, एक छोटा सा एरिया ले लिया ds। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर इसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, हमेशा पृष्ठ के लंबवत कहाँ की ओर? बाहर की ओर, आउटवर्ड। माना आप जैसे ये आपको दिख रहा है टेबल है, इस टेबल का एरिया वेक्टर निकालना है। तो माने टेबल है, टेबल का एरिया वेक्टर बाहर की ओर, ये पेन आ रहा है जिस ओर मैंने बनाया है बाहर की ओर। ठीक, दीवार का एरिया वेक्टर निकालना है, दीवार से बाहर की ओर। श्यामपट्ट का एरिया वेक्टर निकालना है, श्यामपट्ट से बाहर की ओर। ठीक, तो एरिया वेक्टर क्या है? किसी भी पृष्ठ का वह क्षेत्रफल है जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ की ओर होती है? नॉर्मल आउटवर्ड। हमेशा नॉर्मल मतलब लंबवत, कहाँ की ओर? बाहर की ओर। ठीक, तो ऐसे बाहर की ओर। तो वेक्टर का फॉर्म लागू होता है, वेक्टर बराबर होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा उसकी डायरेक्शन। तो ds वेक्टर बराबर क्या होगा? ds का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एन कैप जो दिखाएगी बाहर की ओर। तो दिशा लिखा है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ध्यान रखना है, हमेशा क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत कहाँ की ओर? बाहर की ओर होगी। अब दूसरी चीज आती है इसमें, क्या? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो माना हमारे पास ये आप देख रहे हैं, माना ये हमारे पास एरिया है, इस एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, कुल जितनी जाएंगी इससे होके जाएंगी, वह उसका क्या कहलाएगा? विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो माना हमारे पास एक एरिया था, ये एरिया है। ठीक, इसका एरिया वेक्टर कहाँ की ओर? आउटवर्ड, बाहर की ओर, ds। माना यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है E। इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है। ठीक, तो इस ds के दो, अब यहाँ से कोण थीटा है, तो इस ds के कितने कंपोनेंट होंगे? दो, एक ds cos थीटा, एक ds sin थीटा, जो इसके लंबवत होगा। तो इस ds के जो इसके समांतर होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर जो जाएगा वो उसके साथ गुणा होगा। तो d फाई बराबर E ds cos थीटा। अब cos थीटा किस गुणन में आता है? सदिश या अदिश, मीन्स अदिश गुणन में। तो E और ds का क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक, अगर हमें कुल निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे। फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds। एस का मतलब क्या होता है? किसी क्षेत्रफल के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर यह पृष्ठ बंद है, अगर माना हमारा पृष्ठ क्या है? क्लोज्ड है, बंद है, तो ये हम क्या कर देंगे? ये जो आपने देखा होगा इंटीग्रेशन के बीच में गोल लगा होता है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। मींस किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए। तो क्या आएगा? E डॉट ds। ठीक, अब यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक निकालते हैं। देखिए E का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक F/Q न्यूटन प्रति कूलम। ds एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। थीटा आपको कोण है, कोण का मात्रक होता नहीं, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर भी कहते हैं। इसकी विमा निकालेंगे, विमा आएगी m/L3t-3a-1। आप विमा निकालने का प्रयास घर में खुद भी कर सकते हैं। आप E की विमा रखिए, आप ds की विमा रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो फाई E है वह E और ds का कैसा गुणन होता है? स्केलर गुणन होता है और डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपको कहीं E और ds i कैप j कैप की फॉर्म में दिए हैं, तो आप उनका कौन सा प्रोडक्ट करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। मतलब i को i से गुणा करेंगे, j को j से गुणा करेंगे, k को k से गुणा करेंगे, जो होगा वो उत्तर आ जाएगा। अब
जो यह विद्युत फ्लक्स है यह तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। फॉर्मूले से पता है, नंबर 1 ई पर डिपेंड करेगा, नंबर 2 ds पर डिपेंड करेगा, नंबर 3 थीटा पर डिपेंड करेगा। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, किस पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा। नंबर 2 ds, क्षेत्रफल कितना है उस क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। और तीसरा कोण, ई और ds के बीच कोण कितना है इस पर निर्भर करेगा। ई ds और ts, ई और ds के बीच कोण पर निर्भर करता है। अब इसमें तीन कंडीशन हो सकती हैं, मतलब थीटा, ई और ds एक दूसरे के समांतर हो, ई और ds एक दूसरे के क्या हो? विपरीत हो, ई और ds एक दूसरे के लंबवत हो। तो पहली कंडीशन, ई और ds एक ही दिशा में है अर्थात एक दूसरे के समांतर है। तो ये एक ही, ये हमारा माना कोई क्षेत्रफल है, इसमें हमने लिया ई बाहर की ओर यहाँ की ओर है, ds भी नॉर्मल आउटपुट बाहर की ओर होगा, थीटा 0, फॉर्मूले में रख देंगे ई ds cos थीटा, तो cos 0 का मान होता है 1, तो फाई बराबर ई ds, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। कैसी वैल्यू आएगी? मैक्सिमम, किसकी? फाई की। दूसरे केस में ई और ds एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, तो ई तो उसी दिशा में है, ds अब क्या होगा? विपरीत दिशा में। थीटा कितना? 180 डिग्री, तो फाई बराबर ई ds cos 180, cos 180 का मान क्या होता है? -1, तो क्या होगा? माइनस ई ds, मिनिमम वैल्यू होगी। और तीसरा, ई और ds एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। थीटा कितना हो जाएगा? 90, तो ई और ds एक दूसरे के लंबवत हैं, थीटा 90, फाई बराबर ई ds cos 90, cos 90 का मान होता है 0, तो फाई बराबर क्या होगा? 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई क्या आ गई? मैक्सिमम। यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? मिनिमम। और यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 0। तो मतलब ई और ds एक दूसरे के समांतर होंगे तो फ्लक्स अधिकतम होगा, ई और ds एक दूसरे के विपरीत होंगे फ्लक्स न्यूनतम होगा, ई और ds एक दूसरे के लंबवत होंगे तो फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। धन्यवाद।